हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों की भारी डिमांड पर हम लोग दोस्तों आप लोगों ने मैथ का जो सब्जेक्टिव मॉडल पर जारी हुआ है सभी का डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन टॉपर वन ऐप पर बिल्कुल फ्री में। उसको डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐप का डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों का मैथ का है 40 नंबर का है इसमें, सॉरी 40 टोटल नंबर है इसमें, और इसमें टोटल 19 सवाल है, बट 19 सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए फटाफट से सवालों को देखते हैं। और यहाँ देखिए 1 से 7 तक जो है दोस्तों ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर वाले हैं। 8 से 14 तक दोस्तों यहाँ 3 नंबर वाले हैं। सिर्फ 5 प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है। 15 से 19 तक आप लोग को दीर्घ उत्तरीय वाले, जिसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सवालों को और उसको सॉल्व करते। देखिए ये सारा सवाल आप लोग का सब्जेक्टिव सवाल, और दोस्तों मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करके 100/100 ला सकते हो, मतलब 100 में से 100 ला सकते हो। तो बस मेहनत कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ उस प्रकार से पढ़िए और बिल्कुल 100% नंबर आप लोग का जरूर आएगा। टॉपर बनाए पर आप लोग का क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हो और यूट्यूब में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, तो उसको भी देख लेना। और सिलसिलेवार तरीके से तैयारी करना चाहते हो हमें टॉपर बनाए से जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि यदि एचसीएफ दिया है 9, किसका किसका 657 और 306 का एचसीएफ 9 दिया है, तो आपको एलसीएम निकालने बोला है। दो संख्या क्या गया, 657 और 306। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए एचसीएफ कितना दे दिया है, 9। एलसीएम हमको निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमको पता है दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ दे दे या फिर एलसीएम दे दे और दो संख्या दे दे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूला से आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्या क्या क्या था आप लोग देखे अभी, 657 और 306। तो दोनों संख्या का गुणनफल इन्हें गुना कर दिए और इक्वल टू एचसीएफ कितना है 9, तो 9 लिख दिए और इंटू एलसीएम, यह एलसीएम है, ठीक है? तो एलसीएम क्या करेंगे, 9 को उधर जाके भागा दे देंगे, तो 657 गुने 306 और बटा 9 हो जाएगा एलसीएम बराबर। 9 को काटोगे तो ये 9 तिया 27, 3 बचा, 9 4 36, 34 बार में कट जाएगा ये वाला, ठीक है? तो 34 गुना 657, यानी 657 को जब 34 से गुना करोगे तो 22,338 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। इससे संबंधित तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला को ये वाला जरूर याद रखना मेरे दोस्त, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि वह द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, या तो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में ये सवाल आपका रहेगा ही। इस बार तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में दिया है, तो एग्जाम में भी देख लेना आप लोग का, दोनों में रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको, ठीक है? देखो कैसा है, शून्यकों का योग दिया है, ठीक है? क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को दोस्तों हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। योग है तो जोड़ दिए और इक्वल टू कितना है, 4 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुना, तो अल्फा इंटू बीटा, डॉट दिए हैं, डॉट का मतलब गुना ही होता है। तो शून्य का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना हुआ द्विघात समीकरण। सर समीकरण क्यों लिख रहा है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इधर बट्टा में आएगा ना तो इधर जाके 0 होगा भागा में। तो बस आप लोग मानना कि वह द्विघात समीकरण, सिंपल सा ये वाला सिर्फ आप लोग फॉर्मूला याद रखना, आपका बन जाएगा ये वाला, ठीक है? क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया आप लोग का, ठीक है? द्विघात समीकरण है, इसको याद रखना। क्या होता है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर में 4 दिया हुआ था, ये देखिए 4 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए, और यहाँ x था तो x लिख दिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है आप लोग का द्विघात बहुपद हो गया। इसलिए वो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये हो जाएगा। बराबर को लेके करोगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया, और सिर्फ इतना सा पार्ट लोगे तो ये हो गया द्विघात बहुपद। आई बात समझ में? तो चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 3 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा AB इक्वल टू BC हो तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे इसको। आप लोग को दिया गया है त्रिभुज एबीसी, तो मैंने हमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी बनाना यहाँ देख सकते हो, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। AB बराबर BC दिया गया, ये वाला बराबर ये वाला दिया गया है, ठीक? सिद्ध करना है क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। तो हमें पता है दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी हाँ मेरे शेर, देखो AC तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम बस। और AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC की जगह हम AC भी AB लिख सकते हैं, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कि ए बी बराबर बी सी, तो बी सी की जगह ए बी लिखेंगे। सर ए बी ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि साहब आपको ए बी के टर्म में आंसर लाना है, इसलिए बी सी की जगह क्या लिख देना, ए बी लिख देना, और ये बराबर है इसलिए लिख दिए। तो ए बी का स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो गया, चूंकि हम यहाँ दिखा दिए ए बी बराबर बी सी है, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए। तो हो गया प्रूफ फाइनली। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है कि बिंदुओं ए बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका बीच का दूरी निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। माना ए को मान लेते हैं ए कोमा बी, और माना बी माइनस ए को माइनस बी मान लेते हैं। इसका बीच का दूरी निकालना है, तो सर्वप्रथम आपको दूरी सूत्र बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो ए बी का दूरी होता है दूरी, तो ए बी दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। बस देख के वैल्यू बैठा दो, आ गया आंसर। x2 क्या, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस बी और माइनस y1 कितना है b, तो b का होल स्क्वायर। बस माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए 2a, चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस 2a का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इधर उस प्रकार माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसी प्रकार माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो दोनों जगह पे 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं भाई साहब, तो 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सर्वप्रथम जानते हो क्या कि 4 का वर्गमूल सर होता है 2, तो 2 निकाल दिए बाहर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। गजब आसान है ना। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालने बोला है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का। क्वेश्चन और 5 को देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन मैथ रटने का नहीं होता है, समझ लीजिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किए, क्योंकि यार जिस प्रकार पिछली बार विद्यार्थी टॉप बने थे, टॉपर किए थे, रिजल्ट बहुत बढ़िया धाकड़ मचाए थे 1 महीना में, तभी तो 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर रख लो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप लोग उसको देखो। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल 2 tan स्क्वायर 40, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 40 यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस है माइनस दे दिए, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ भी 1 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, बस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4, यह भी 1/4 हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हो, डायरेक्ट 2 आंसर, इसको काट दो, डायरेक्ट 2 आंसर कर सकते हो, लेकिन मैंने एलसीएम थोड़ा सॉल्व करके ही बता दिया अच्छे से। यहाँ एलसीएम लेना कुछ नहीं, तो 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 4 4, तो 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 एक बार में, तो 1 1 अभी -1 हो जाएगा, तो 1 में 1 जाएगा तो 0 हो गया ये वाला टर्म, बचा क्या 8, तो 8/4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 2। ओके, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल में आपको क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, 6 नंबर सवाल आप देख लीजिए। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलो भाई बराबर करते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, ये देखो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भागो नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। देखो हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, आपको क्या दिखाना है कि वृत्त के जो समान स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से, ये जो है बाह्य बिंदु है, यहां से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, पी ए बराबर पीबी दिखाना है। तो हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, जिसमें पी ए तथा पीबी क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, पीबी और पीबी क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है पी ए बराबर पीबी। क्या है रचना, हम क्या किए, रचना में हम ओ को ए से, ओ ए को, ओ बी को और ओ पी को मिलाएं, तो वही लिखे रचना में कि ओ ए, ओ पी तथा ओ पी को मिलाएं। प्रमाण में क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज पी ए ओ तथा पी बी ओ में, त्रिभुज पी ए ओ और पी बी ओ में, ठीक है, क्या क्या बराबर वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या बराबर होगा, तो पीओ बराबर पीओ होगा, ये पीओ बराबर पीओ, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है भाई साहब। उसका बाद क्या बराबर होगा, ये ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये त्रिज्या है। और क्या होगा, ये कोण बराबर हो जाए, क्योंकि ये जो वृत्त का स्पर्श रेखा जो भी खींचते हैं दोस्तों याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ, बस इतना सही बराबर होगा। तो ये लिख दिए ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या हो गया, और कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ 90 डिग्री का हो गया। और ये दोस्तों जब बराबर हो गया 3 चीज, तो लिख सकते हैं त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग त्रिभुज पी बी ओ। क्यों, क्योंकि आरएचएस नियम से राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हाइपोटेनस साइड किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, यहाँ देखिए कर्ण, ठीक है, ये क्या है कर्ण और एक भुजा,
किसी दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो गया तो हो गया। ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। 90 डिग्री हम इसलिए लिखा दिए क्योंकि आपको इससे पता चल जाए कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो बस आरएचएस नियम से क्या हो गया, ये दोनों सर्वांग हो गया और इसलिए पीए बराबर पीपी पीबी सीपीसीडी। भाई साहब सीपीसीडी क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ना, पीएओ और पीबीओ, दोनों सर्वांगसम हो तो उसका हर एक चीज आपस में बराबर हो जाएगा। पीए बराबर पीबी हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर, सब आपस में बराबर, जो भी चीज है सब बराबर होगा। ठीक है, 6 हो गया। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि उससे पहले 7 नंबर सवाल आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा या बल्ब खराब नहीं होगा। सबसे पहले कुल बल्बों की संख्या कितना दिया है दोस्त, तो कुल बल्ब दिया है 20, जिसमें से बोल दिया कि खराब बल्ब है 4, तो मैंने लिख दिया खराब बल्बों की संख्या 4। अरे खराब बल्ब भाई साहब 4 है तो खराब नहीं होने वाले बल्ब कितने हैं, अरे 4 को माइनस कर दो ना, बाकी सब तो बचेगा। 20 में से 4 खराब है तो कितना बचेगा, 16 हो गया नहीं खराब होने वाला। आपको प्रायिकता निकालना है, बल्ब खराब है तो बल्ब खराब मतलब खराब बल्बों की संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो 4 है खराब बटे कुल 20 यानी 1/20 हो गया ये खराब बल्ब होने की संख्या। अगर बल्ब खराब नहीं है तो प्रायिकता क्या होगा, तो पी खराब नहीं होगा। ठीक है, बल्ब खराब नहीं होगा तो क्या होगा, खराब नहीं होने वाली संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। जिस भी चीज का प्रायिकता निकालना होता है, ध्यान से सुन लीजिए, प्रायिकता जिस भी चीज का निकालना होता है वो चीज बटे कुल चीज आप लोग लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे खराब नहीं होने की संख्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है, तो खराब नहीं होने की संख्या बटे कुल संख्या। खराब नहीं होने कितना है, 16/20, काट दो, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 4/5 इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है 8 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए उसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो चलो मैं मान लिया कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दोस्तों इसमें आप लोग इक्वल विभाजन लगेगा, a = bq+r, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसी रूप में दिया हुआ है ना 6q+1 6q+3, तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां और b बराबर क्या है 4। क्यों, क्योंकि आपको 4q+ किस रूप में लिखना है, 4q+1 के रूप में लिखना है, 4q+3 के रूप में लिखना है। तो aq+b होता है, bq+r होता है, तो इसलिए b मैंने क्या मान लिया, a बराबर होता है aq+r, इसलिए b बराबर है 4 और r क्या है 1, और 1 से कहां तक जाएगा, r 3 तक जाएगा, तो b का वैल्यू 4 है तो 4 हम लिख दिए। अब इक्वल विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं a = क्या होता है, bq+r, जहां r का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर b तक का होता है, मतलब 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा या b से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब b कितना है 4, तो b से कम मतलब 4 से कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख लिया वो a = 4q+r, जहां r हो जाएगा, देखिए a bq+r, जहां r क्या होगा 0 से बड़ा और b से छोटा, उसी प्रकार यहाँ 4q+r, तो r क्या होगा 0 से बड़ा और यहाँ a से छोटा माने यानी कि b से छोटा यानी कि 4 से छोटा। ठीक है, r क्या है, एक पूर्ण संख्या है। r क्या है दोस्तों, r एक पूर्ण संख्या है और r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं ना कि 0 हो सकता है, मतलब 4 से छोटा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ 4 को लेकर तो आपको प्रूव भी करने बोला है, अगर 5 बोलता है तो 5 से छोटा होता है, 6 बोलता है तो 6 से छोटा होता है, 4 बोला है तो 4 से छोटा होगा। तो 0 1 2 3 तक हो गया इसका r का वैल्यू। अब एक एक करके r का वैल्यू बैठाओ, जैसे a = 4q+r है ना, तो a = 4q+r के जब क्या बैठा दो, एक बार 0 बैठा दो तो 4q हो जाएगा। 4q क्या है, ये सम संख्या है। क्यों, q के जवाब कुछ भी बैठाओ, 1 बैठाओगे तो 4 आएगा, 2 बैठाओगे तो 8 आएगा, 3 बैठाओ 12 आएगा, 4 बैठाओगे 16 आएगा, मतलब ये सम संख्या निर्देशित करता है। फिर कर रहे हैं 4q+1, 4q+, अब r का वैल्यू 1 ले लो, तो 4q+1। सर 1 क्यों लिख रहा है, क्योंकि आप लोग का ये फॉर्मूला है इक्वल विभाजन का। देखिए 4q+r है तो r के जगह एक बार 0 लेना, एक बार 1 लेना, एक बार 2 लेना, एक बार 3 लेना। ठीक है, तो 1 भी ले लिया, तो 1 लेने पर क्या आ रहा है, ये विषम संख्या आ रहा है, क्योंकि आप q की जगह कुछ भी बैठाओ ये विषम हो जाएगा। 1 बैठाओ 4 × 4 और 1 5 विषम हो गया, 2 बैठाओ 4 × 8 और 1 9 विषम हो गया, 3 बैठाओ 4 × 12 और 1 13, यानी ये भी विषम हो गया, यानी विषम संख्या हो गया, विषम पूर्णांक। अब a = 4q+2, ठीक है, तो 4q+2 यानी कि 4 और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 2 है, तो 4q+2 ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है और इसको तो सम है ही 4q। अब a का वैल्यू हो गया अब a = 4q+3, अब r का वैल्यू जो हो गया दोस्तों क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब r का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्यों, एक q के जब कुछ भी रखो आप देख सकते हो ये पूरा टर्म विषम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा।
ठीक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। यहाँ देख सकते हैं, बाकी ये सब नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये और ये 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। 4q+7 के रूप का भी होगा आगे जाकर, ठीक है। 4q+5 के रूप का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं दोस्तों, क्या है 9 नंबर। समीकरण 2 दिया है, इसको आपको ग्राफ या विधि से हल करना है, ठीक है। ग्राफ या विधि का आपको ग्राफ कॉपी चाहिए, तो चलिए मैंने कॉपी में ही बता दिया है, उसको आप लोग ग्राफ कॉपी में उतार लेना, ठीक है। तो जो दो इक्वेशन दिया है उसको पहले आप लोग लिख लेना, सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे 2x - y = 2 आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिख लो तो लिख ही सकते हो। अब क्या x का वैल्यू आप कुछ भी मान लो, ये समीकरण पहला मान लिया। अब इसमें x का वैल्यू कुछ भी बैठा दो, मान लेते हम 0 मान लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हो, फलाना ढिमका, ठीक है। तो अब x का वैल्यू क्या है, 0 मान लिए, तो 2 गुना 0 हो गया, बैठा दिए। अब -y है तो -y लिख दिए। 0 को 2 से गुना करो तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसकी कहानी खत्म। तो -y = 2 हुआ, तो यह y बराबर क्या होगा, -2, क्योंकि माइनस तो ही जाएगा ना। अब x बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलो 1 माने तो यहाँ x जब क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे। तो x जब 1 बैठाएं तो 2 1 कम, 2 1 कम कितना, 4 नहीं भाई साहब, 2 होता है। -y = 2। अब 2 उधर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, तो -y = 0, तो y बराबर 0 हो गया, क्योंकि y माइनस, अगर 0 को माइनस भी कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 तो 0 होता है भाई साहब, कुछ भी लगा दो उसके साथ गुना कर दो, कुछ भी कर दो, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, पहला ही वाला इक्वेशन 2x - y = 2 था ना, तो उसको हम एक बॉक्स बना लेना आप लोग, ठीक है। इसी को जो आप लोग लिखे एक बॉक्स में लिख देना। क्या, x का मान जब हम 0 माने तो y का मान कितना आ गया, 2। जब x का मान हम 1 माने तो y का मान क्या आ गया, 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x का मान जब हम 0 माने तो y का मान 2 आ गया, -2 आ गया। x का मान 1 माने तो y का मान 0 आ गया। अब दूसरा समीकरण को लेंगे, कौन वाला को, इसको लेंगे, इसको पकड़ो और खींच के नीचे ले आओ। चलो भाई साहब खींच के नीचे ले आए। अब x का वैल्यू मान लो कुछ हो मतलब 0 मान लेते, चलो सबसे छोटी बात, आसान है। तो 0 को 4 से गुना होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, -y = 0, तो y बराबर भी 0। अब 1 मान लेंगे तो 4 गुना 1 हो जाएगा, -y, तो -y 4 -y, अब y यहाँ हो गया, 4 इधर है, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटिंग, y बराबर 4 आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब बॉक्स बनाएंगे तो 4x - y = 0। जब x बराबर हम 0 माने तो y बराबर भी 0 आया, जब x बराबर 1 माने तो y बराबर 4 आया। अब कुछ नहीं, एक ग्राफ बनाना है आपको इस प्रकार से, x अक्ष और y अक्ष का, ठीक है। और ये दोस्तों करना आप लोग ग्राफ कॉपी में ही करना, ठीक है, ग्राफ कॉपी में करना, ये सुन लो। और एग्जाम में जब लिखोगे तो किससे लिखोगे, ये पेंसिल से लिखना, समझ रहे हो, क्योंकि तभी आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, कलम से बिल्कुल भी ये अंकित करने का कोशिश मत करना, और ग्राफ कॉपी में करना। वैसे स्कूल में आपको ग्राफ, जो एग्जाम होगा तो ग्राफ कॉपी मिलेगा, ग्राफ का पेज मिलेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ का क्वेश्चन भैया फिक्स है और बहुत आसान से, आप बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करके 3 नंबर आसानी से उठा सकते हो, बस इतना सा कर लिया। और यहाँ पर आप लोग सबको दिखा देना, ये तो आपको पता ही है, x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक है। अब सबका वैल्यू आप लोग पुट कर देना, ठीक, सबका मतलब 1 2 3 4 इधर रखा दिए, इधर माइनस में लगा दिए, इधर प्लस में लगा दिए, इधर माइनस में। अब जैसे हम पहला इक्वेशन क्या लिखे थे, x बराबर क्या आया था, ये देखो तो x जब 0 रखे तो y -2, तो x जब 0 रख रहे हैं, यहाँ देखो, जब x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, यानी कि x 0 रखेंगे, y -2 कहाँ पे मिलेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट दिखा देना अगर वैसा होगा तो, x0, -2। दूसरा पॉइंट क्या था उसी में, अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या था, 1, 0। जब x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान 0, तो यही पहला पॉइंट हो जाए, 1 रखो x का मान, y का मान 0 यहीं पे हो जाएगा, तो ये हो गया 1, 0। तो इस तरह बिंदु भी लिख देना, मैंने लिखा नहीं है, बिंदु के समय बिंदु को दिखा देना और इसको मिला देना एक समीकरण की तरह, वैसे मैंने मिला दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, क्या है, जब x का मान 0 तो y का मान भी 0, जब x का मान 0 y 0 कहाँ होता है, ये तो मूल बिंदु में ही हो जाता है, तो यहाँ लिख देना 0, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 1 मान लिए तो y का मान 4 हुआ, कहाँ जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ एक पॉइंट मान लिए, तो यहाँ पे लिख देना वो 1, 4, इस तरह से दिखा देना। बस 2 बिंदु मिला इसमें भी, समीकरण 2 में भी, तो इसको भी ऐसे करके मिला देना आप लोग। 1 मिनट भाई साहब, इसको भी ऐसे करके मिला देना, ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। तो ये चीज़ होगी आपका, तो बस इतना कर लिया, आपको 3 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हुआ क्योंकि मैंने दोस्तों हाथ से बनाया है, ग्राफ को बनाओ एकदम सीधा सीधा दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। चलो बनाते हैं, जिस क्या निकालना है, 31वां पद, तो मैंने लिख लिया 31वां पद 131। 11वां पद निकालना है, यानी कि A11 निकालना, सॉरी 11 पद दिया हुआ है, A11 बराबर 38, तो A11 को लिख सकते हैं A+10D बराबर 38, और A16 16वां पद दिया 73, उसको लिख सकते हैं A+15D बराबर 73।
समीकरण 1 -2 कर देते हैं, घटा देते हैं। घटा देंगे तो समीकरण 1 में दोस्तों है a + 10d बराबर 30, समीकरण 2 में a + 15d बराबर 73। घटाएंगे मतलब साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा a प्लस माइनस और 10 15, तो यहाँ घटाओ करें 15 में 10 तो -5d आ जाएगा, और 73 में 38 घटाओगे तो 35 आएगा। बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि डी का वैल्यू जो आया वो निकल कर आ रहा है 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है भाई साहब, तो समीकरण 1 यहाँ देख सकते हो a + 10d = 38 है। कहाँ छुप रहे हो यार, डरो नहीं मैं हूँ। ठीक है, ये देखो a + 10d = 38, तो ये देखो यहाँ पर a + 10d = 38 लिख दिए। a + 10 और d का वैल्यू कितना निकाला हम लोग, 7 निकाले, बैठा दिए, 10 7 70 जाके माइनस कर दो, इक्वल टू -32 आ जाएगा a का मान। अब a का मान निकल गया तो और d का मान तो हम पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो आराम से 31 का वैल्यू निकल जाएगा ना। कौन सा 31वां पद का वैल्यू निकलना, और a31 को क्या लिखोगे, जैसे a11 को a + 10d लिख रहे हैं उसी प्रकार a31 को a + 30d a + 30d लिख दिए। तो a का वैल्यू -32 30 और d का वैल्यू 7। ठीक है, और ये -32 हो गया, 3 7 21 210 हो गया, माइनस प्लस माइनस 210 में 32 माइनस कर दो, 178 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आसान सवाल है दोस्तों। और एक सवाल है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 11 नंबर देखिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैंने तीनों शीर्ष लिख लिया यहाँ पर, देख लो बहुत आसान सा है। तीनों शीर्ष माना a बराबर a1 को -1, b बराबर -4, और c बराबर c में क्या है -3 को -5। एक त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो होता है x1 y1 होता है, यहाँ पर x2 y2 होता है, और यहाँ पर x3 y3 होता है। मैंने सभी का मान लिख लिया। x1 का मान है 1, x2 का मान है -4 और x3 का मान है -3, y1 का मान है -1, y2 का मान है 6, y3 का मान है -5। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 × y2 + y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना तो न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन बनने के बारे में सोचना भी नहीं। सबका वैल्यू बस देख देख के बैठा देना है। x1 का वैल्यू 1 है, y2 - y3 यानी कि 6, और -y3 का वैल्यू कितना देख लो, -5 है ना, तो माइनस तो यहाँ अपना माइनस है ही। ठीक है, और प्लस और माइनस किसका माइनस हो गया, y3 का भी माइनस, तो -5 हो गया, प्लस x2 का वैल्यू -4 है, इंटू y3 का मान -5, और माइनस y1 का मान कितना है -1, तो -1 बैठा दिए, प्लस x3 का मान -5 और -5 लिख दिए, और इंटू जो है आप लोग का y1 - y2, y1 कितना है -1 और y2 कितना है 6 हो गया। बस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप लोग 6 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस लिख दिए, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी हम प्लस कर दिए, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो -6 और -1 7 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आ जाए 11 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो 6 5 11 हो जाएगा, 1 से गुना करो तो 11 ही होगा, -5 + 1 -4 होगा, -4 को -4 से गुना करना है, यहाँ पर हम वही लिखे हैं, यहाँ पर -4 गुना -4 और 2 5 7 35, माइनस से प्लस हो जाएगा। सिंपल सा, यहाँ भी -4 चौके 16 हो गया, सभी को जोड़ दो आ जाएगा 62, और काट दोगे तो आ जाए 31, तो 31 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वर्ग मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, सिद्ध करने बोला है, बहुत ही आसान सवाल है, तो हम LHS बराबर मान लेते हैं। ठीक है, LHS बराबर क्या मान लेते हैं, जो दिया उसको मान लेते हैं। इसको हम a + b का होल स्क्वायर में सबसे पहले तोड़ देंगे। क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a × cos a। इसको तोड़ेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a × sec। काम हो गया खत्म, चलो बात हजम, और आगे बढ़ो। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर एक साथ लिख दो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर एक साथ हम लिख दिए, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर उसको भी एक साथ लिख दिए, और प्लस 2 sin a × cos a के बराबर लिख सकते हो 1/sin a लिख दिए, और प्लस 2 cos a × sec जो है, तो sec को लिख सकते हैं 1/cos a लिख दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर = 1 हो जाएगा। cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं दोस्तों 1 + cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 बचा क्या, cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर हो गया, प्रूव ना। वाह गजब सर, कमाल हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए। दोस्तों ये आप लोग को अलग से भी बताएंगे, लेकिन यहाँ मैंने बता दिया, ध्यान से देख लीजिए, मैंने हाथ से एक रफ टाइप का बना दिया। देखिए सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचना है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सॉरी 6 की 5 है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचना है, यहाँ पर खींच लिए वृत्त ऐसा करके। वृत्त खींचने के बाद क्या करना है आपको, वहां से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। यहाँ ले लिया बिंदु, अब यहाँ से आपको यहाँ से अर्धक खींचना है। यहाँ से यहाँ पे कंपास का रखोगे, इधर एक चाप काटोगे ऐसे करके एक चाप, फिर यहाँ पे रखोगे ऐसे करके एक चाप,
फिर यहाँ पे कंपास को रखोगे, यहाँ पर पेंसिल से एक चाप, फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ से एक चाप, यहाँ जहाँ मिल रहा है उसको मिला देना ऐसे करके, ठीक है। और मिला देने के बाद क्या करना है, ध्यान सुनिए, ये जो पॉइंट मिला आपको बीच में, यहाँ पर कॉम्पास को रख देना है और गोल करके घुमा देना है, एक वृत्त आपको मिल जाएगा। तो इस वृत्त को जहाँ पर कटेगा ना, वहाँ से आप इसका स्पर्श रेखा खींच देना ऐसे करके, और यहाँ पर कट रहा है तो ऐसे करके, तो ये 2 स्पर्श रेखा हो गया, समझ रहे हो। तो बस इतना सा आपको कर देना है, इसमें हो गया। तेरे के बाद बोला एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक घड़ी कैसा होता है, ऐसा होता है, मिनट का सुई ऐसा, मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया मिनट वाला सुई, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सुई है वो क्या होगा, त्रिज्या हो गया, क्योंकि गोल भाई है तो घूमेगा तो वही तो त्रिज्या होगा ना सुई। हमको पता है कि जो ये मिनट का सुई है दोस्तों, ये जो मिनट का सुई है 60 मिनट यानी 1 घंटा में पूरा एक चक्कर लगा लेगा। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा दोस्त, कितना डिग्री घूमेगा, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो 60 मिनट में कितना का कोण बना लेगा, 360 डिग्री का कोण बना लेगा। ये जो अकेला ये जो मिनट वाला कांटा है ये देख सकते हो, 60 मिनट बाद फिर से यहीं पर आ जाएगा, मतलब कितना डिग्री घुमा, 360 डिग्री घूम गया। अब 1 मिनट में बनाएगा कोण कितना हो जाए, 360 बटे 60, उसको काट देना, 5 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 600 को 5 से गुना कर दो, 6 को 5 से गुना, 30 डिग्री आ गया, मतलब थीटा 30 डिग्री हो गया। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इस प्रकार से घड़ी है, यहाँ है, तो 5 मिनट में इतना दूर जाएगा ना, तो कोण आकार का बनेगा, ये त्रिज्यखंड आकार का ही तो बनेगा, ठीक है। ये जो घड़ी है ये त्रिज्यखंड आकार का ही तो बनेगा जब 5 मिनट चलेगा तो इसलिए त्रिज्यखंड का थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा है 30 बटे 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो गुणा कर देना 2 बार, बस कैलकुलेट कर देना। यहाँ पर आप लोग 11 गुणे 14 हो जाएगा बटे 3, और इसे गुणा कर दो 54/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज और फाइनल आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब जितने सारे सवाल है ना वो 5 नंबर वाले सवाल है, यानी कि दीर्घ उत्तर ये प्रश्न। ध्यान से सुन लीजिए, इसको आप सॉल्व कर तो 15 नंबर आसानी से उठा लेगा। सिर्फ 3 सवाल सॉल्व करोगे आपको 5 नंबर करके 15 नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जितने 5 नंबर वाले सवाल है सारा मैं आप लोग करवा दूंगा, ध्यान से उसको देख लेना, ठीक है। नंबर आएगा जब आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे कब, जब आपको अंदर से जुनून जाएगा। तो बस चैनल से बने रहिए, जुनून भी जागेगा, पढ़ने का मजा भी आएगा और टॉप भी करोगे। देखो द्विघात समीकरण दे दिया, सबसे पहले आपको विभक्ति का निकालना है, यानी डी का वैल्यू निकाल लेना है। मूल की प्रकृति बताना है, क्या होगा, मूल वास्तविक होगा क्या वास्तविक नहीं होगा, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक। तो 15 नंबर देखिए, जो समीकरण दिया है इसको लिख लिए। ये जो होता है दोस्तों पहले ए का मान होता है, यहाँ पर जो होता है वो बी का मान होता है, यहाँ पर जो होता है सी का मान होता है। आपको द्विघात समीकरण पता होगा किस रूप में होता है, ax² प्लस bx और प्लस सी। तो यहाँ जो होता है ए होता है, यहाँ जो होता है बी होता है, लास्ट में सी होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया 4, बी का वैल्यू हो गया -4√3 और सी का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सबसे पहला सवाल है दोस्तों आप लोगों को कि विभक्तिकर निकालना है। तो विभक्तिकर तो आसान सा फॉर्मूला है, डी इक्वल b² -4, इसे बैठा दो, बी का वैल्यू -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान 3। किसको माइनस करोगे 16 48 में 48 जाएगा तो 0 हो गया डी का वैल्यू, यानी विभक्तिकर क्या आ गया 0। अब दोस्तों अगला आपको क्या निकालना है इसमें, मूलों की प्रकृति, और यदि मूल का अस्तित्व हो तो मूल निकालना है। तो मूलों की प्रकृति आपको बी में पता चली जाएगा, मूल किस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि डी बराबर 0 है इसलिए मूल वास्तविक है और समान होगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। अब आगे बढ़ेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल लेंगे। तो सी बराबर x इक्वल टू -b प्लस -d/2a द्विघात सूत्र हो गया। इसमें आप लगा देना -b यानी कि -4√3 प्लस 0 अंडर डी का वैल्यू 0 आ गया है बाई 2a यानी 2 गुने 4, a का वैल्यू 4 है। तो -4√3/8 प्लस माइनस है तो 2 बार ले लेना, 4√3/8 4√3/8 काट देना, 4 दूनी 8 तो √3/2 करके होगा 2 बार आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों अगला सवाल है प्रमेय, और एक सवाल तो प्रमेय से फिक्स है। कौन प्रमेय आएगा सर, बता दो दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, बताने के लिए ही तो मैं आया हूं। बस आप लोग पढ़िए, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो वही आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, इस एक त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ए भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेगी।
एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये वाला रेखा है, दो भिन्न बिंदु बिंदु पर काट रहा है, तो क्या बोल रहा है कि ये समान अनुपात में होगा, मतलब ये बटा ये और ये बटा ये। चलिए फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने एक त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, सिंपल सा है, एबीसी एक त्रिभुज है, आप लोग जानते हो, नाम ही मैक्सिमम एबीसी ही पड़ता है। ठीक, अब दोस्तों ये त्रिभुज बनने के बाद आप लोग क्या करना, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया एबीसी, और हमें देखिए सबसे पहले क्या दिया, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें डी समांतर बीसी है, डी समांतर क्या है, बीसी, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया है। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये समान अनुपात में होगा, कौन, ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई इसी, अभी आपको बताएं, तो इस हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई इसी, ये आपको प्रूव करना है। रचना में क्या करते हैं दोस्तों, जो हम खुद से काम करते हैं ना खुरापाती काम, वो हम बोलते हैं रचना। तो रचना में हम क्या इसमें खुरापाती दिमाग लगाएं, हम लगाएंगे ई एन से ई एन ए डी पर लंब खींच दिए और डी एम ए ई पर लंब खींच दिए, तो ही लिखे हैं ई एन लंब ए डी तथा डी एम लंब ए ई खींचे। और क्या किए, और क्या किए दोस्तों, डी को सी से मिला दिए, बी को ई से मिला दिए, तो ही किए, डी से सी तथा बी से ई को मिलाएं। अब प्रमाण की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप समझ लो क्या करना है। यहाँ पर इतना आप कर लोगे, फिगर बना दोगे, यहाँ लंब खींच दोगे, इसको मिला दोगे, काम हो गया। अब क्या करोगे, देखो एक बार इस त्रिभुज को लोगे, ए डी ई का त्रिभुज निकालोगे, एरिया निकालोगे, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई निकालोगे, फिर उसी के नीचे जो आ रहा है डी बी बी डी, तो और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई निकालोगे, मतलब ये वाला भुजा को लेना साथ में, ये वाला को याद रखना, ठीक है, क्योंकि समांतर में है ना भाई साहब, तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो एक बार क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, और लिखेंगे उसके बाद त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, फिर दोनों को भाग दे देंगे, समीकरण एक हमारा आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम इधर से करेंगे, एक बार त्रिभुज ए सी डी का निकालेंगे और फिर त्रिभुज सी ई डी का निकालेंगे, ठीक है, बस दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों को भाग देंगे, समीकरण 2 आ जाएगा। पहले इतना करते हैं फिर आप लोग हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वही किए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। अब ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए डी का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ क्या है, ए डी ई ले रहे हैं तो हाफ हो गया, आधार क्या हो गया, ए डी ई ले रहे हैं तो ए डी हो गया, और ऊंचाई क्या होता है, जो उस भुजा पर लंब होता है, लंब क्या है, ई एन है, तो ई एन लिख दिए, ठीक है, तो वही लिखिए हाफ गुने ए डी गुने ई एन लिख दिए, हाफ गुने ए डी गुने ई एन, ठीक। नेक्स्ट अब बी डी ई का निकालेंगे, किसका, बी डी ई का, सॉरी बी डी ई, ये वाला बी डी ई का, तो इसको ऐसे निकालेंगे, हाफ गुने आधार, आधार क्या है, बी डी है, सर इसमें तो ऊंचाई नहीं दिख रहा है, इसमें ऊंचाई है ही नहीं, बी डी में कहाँ ऊंचाई, कोई लंबी नहीं है, तो इसको आगे खींच लेना, आगे खींच, कहाँ देखो यहाँ पे लंब है नहीं है, तो उस भुजा पर आगे अगर रेखा खींचो कहीं भी लंब मिलेगा, वही उसका लंब कहलाएगा, ठीक है। तो हाफ गुने आधार क्या हो जाए, बी डी, और ऊंचाई क्या हो जाए, ई एन, इसमें भी हो जाएगा, तो वही क्या है, ए बी डी ई में भी हाफ गुने डी बी गुने ई एन, ठीक है। अब क्या करें, उसका दोनों को भाग दिए, दोनों को भाग दिए, तो एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, और हाफ हाफ करके आपको क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी आपका समीकरण आ जाएगा, उसको एक मान लिए, ठीक है। ये हम लिखे थे, इसको आप कुछ मत लिखना, ये समीकरण मान लिए तो मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इधर वाला ए सी ई का निकालना है, ए ई डी का निकालना है, और सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, तो वहां भी वैसे कि हाफ गुने आधार, आधार क्या है, ए ई है, और गुने अब ऊंचाई क्या हो जाएगा, इधर से डी एम हो जाएगा, ये देखिए हाफ गुने आधार क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा, डी एम हो जाएगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज में हाफ गुने आधार क्या होगा, सी ई होगा, या इसी जो बोलोगे, और ऊंचाई क्या है, आगे जाकर मिल जाए यहाँ डी एम, तो डी एम हो जाएगा, बस इतना से कर दो, हो गया। तो कर दिया, हाफ गुने एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी भी करेंगे, तो हाफ गुने सी गुने डी एम हो गया। अब दोनों को भाग दे दोगे, तो यहाँ पर हाफ हाफ कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, ए बाई इसी बचेगा। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर, कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ये समांतर रेखा है, ठीक है, एक ही आधार पर अगर कोई त्रिभुज बनाते हैं, और वो समांतर रेखा के बीच में ये दो समांतर रेखा है, और ये एक आधार में देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक ही आधार पर, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, चूंकि एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं त्रिभुज जो बी डी ई का क्षेत्रफल है और यहाँ पर सी डी का क्षेत्रफल है, क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना एक ही आधार पर है, तो ये देखो ए बी डी ई बोलो और सी ई डी बोलो, एक ही आधार पर, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ऊपर वाला तो है ही, नाम तो अलग अलग है, सिर्फ ए डी ई और ए ई डी नाम अलग है, बट त्रिभुज तो ही आ रहा है ना, तो इसका क्षेत्रफल तो सेम होगा ही ना।
तो देखो ये वाला भी आपका पूरा ADE हो गया, मतलब ये पूरा ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस समीकरण 1, 2 और 3 से क्या करने लगा, त्रिभुज आपको तो 1, 2, 3 से AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाए। कैसे होगा, क्योंकि और एक बात समझ लो, यहाँ पर ADE बाई BDE बराबर AD बाई DB है। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या है, AED। अब AED बोलो या फिर आप ADE बोलो, त्रिभुज तो सेम ही है, मतलब क्षेत्रफल सेम है, और नीचे में BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। तो जब सब बराबर हो ही रहा है तो ये और ऊपर नीचे जब बराबर है तो ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर हो जाएगा। तो जब ये चीज बराबर होगा तो इधर भी बराबर हो जाएगा, AD बाई DB, और इधर क्या आया है, AE बाई EC। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, तो बस प्रूफ हो गया AD बाई DB को AE बाई EC। 5 नंबर मिल गया आसानी से। तो बस ऐसे करके करना, 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण दिया 45 टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक 7 मीटर ऊंचा भवन मान लिया, देख सकते हो 7 मीटर ऊंचा भवन है और यहाँ पर एक केबल टावर है AE। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन, भवन का शिखर ये वाला हो गया, केबल का शिखर ये वाला हो, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बोल दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। और इसके पाद का, किसके, टावर के पाद का, टावर के पाद मतलब जहां से टावर स्टार्ट हो रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऐसा होता है आपको पता है 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर उन्नयन कोण बोलता तो ये वाला होता, अवनमन कोण बोला है इसलिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों 45 बोला है तो ये भी 45 ही हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या, हम लिख दिए कि BD एक भवन है तथा AE एक केबल टावर है, हमें केबल टावर की ऊंचाई AE निकालना है। तो समकोण त्रिभुज BDE में सबसे पहले हम काम करेंगे। BDE में क्या लगाएंगे, ये वाला चीज हमको पता है, ये वाला चीज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये चीज निकालने से हमको ये चीज पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होगा, और ये चीज पता चल गया तो मेरा ये चीज निकल जाएगा, और ये निकल गया तो निकल गया टावर की ऊंचाई। क्यों निकल गया, क्योंकि दोस्त ये अगर 7 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, बस इसकी ऊंचाई निकाल लो, जोड़ दो, हो गया पूरे टावर की ऊंचाई। तो वही काम करते हैं। समकोण त्रिभुज BDA में tan 45 डिग्री इक्वल टू BD बाई D। 45 का वैल्यू होता है 1, तो BD का वैल्यू कितना है 7, तो D कितना निकल गया 7 मीटर। ठीक है, अब D दोस्तों 7 होगा, DE 7 होगा, तो BC भी कितना होगा, 7 ही होगा ना, क्योंकि सेम है। ये तो टेबल और भवन तो सीधा खड़ा होगा ना, तो दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो 7 सेंटीमीटर हो गया BC। अब समकोण त्रिभुज दोस्तों ACB में लगाएंगे, ACB में कौन त्रिभुज, यहाँ भी tan थीटा tan 60, AC बाई BC, तो tan 60 इक्वल टू AC बाई BC लगा दिए, tan 60 √3 AC, और BC का मान निकाल देंगे 7, तो 7 लिख दिए, तो AC इक्वल हो जाएगा 7√3। आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई यहाँ देख लीजिए क्या होगा, ये AC प्लस C, तो वही लिखे हैं, टावर की ऊंचाई बराबर AC प्लस C। AC का वैल्यू हम निकाल लेंगे 7√3, C का वैल्यू कितना है यहाँ पर निकाले आगे में 7, तो दोनों को जोड़ दो, 7 × √3 - 1 मीटर, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर की, H 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लो 18 नंबर वाला। पानी पीने वाले गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, छिलक लिख दिया, छिन्नक होगा। ठीक है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता यानी कि आयतन, ऊंचाई कितना दिया, H बराबर 14 दे दिया है, दो व्यास D1 D2 दिया है 14 और 2, तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है। तो ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, D1 व्यास 1 दिया है 14 सेंटीमीटर, तो उसको हम निकाल लिए, R1 बराबर D1/2 हो जाए, क्योंकि R बराबर D/2 होता है ना, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, और D2 बराबर है 2 सेंटीमीटर, यानी जब उसको 2 से भाग दो तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों गिलास की धारिता निकालेंगे, यानी कि धारिता यानी कि आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 πh इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और अब दोस्तों एक एक करके वैल्यू बैठा दो और आंसर ले आओ, क्या ही बात है ना। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, चूंकि H का वैल्यू 14 है तो बैठा दो, पाई का वैल्यू 22/7 बैठा दो, R1 का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 यानी कि 7 गुने 1, सबका वैल्यू है बैठा दिए। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर में क्या बच गया, 22 गुने 2 तो 22 गुने 2, नीचे में बचा 3, और इधर 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 कम 7 लिख दिए सभी को। यहाँ पर दोस्तों 22 दूनी 44 हो जाएगा, बट्टा में 3 है तो 3 रह जाएगा, 49 1 50 और 7 57। इसको काटोगे दोस्तों तो 19 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नम 27, तो 19 को 44 से गुना कर देना, आप लोग 836 सेंटीमीटर की आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बोलना, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों आपका अंतिम सवाल मैथ का सब्जेक्टिव पेपर का, कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे माध्य, सबसे पहले एक आप सारणी बना लो।
वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर वही हम लिख दिए, वर्ग अंतराल दिया है 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार की बारंबारता दिया है, सबको हम लिख लिए। वही वाला सारणी हम यहाँ पे ये वाला बना लिए, ठीक, ये वाला सारणी उठा के लिख लेना, सबसे पहले लिख लिए। अब बारंबारता को दोस्तों बोलते हैं FI, क्या बोलते हैं FI, और आपको माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, यानी कि XI निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, XI वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, या फिर आप क्या करना, दोनों के बीच का वैल्यू निकाल देना। तो 100 और 150 के बीच क्या होता है 125, 150 और 200 के बीच क्या होता है 175। बस अगर नहीं समझ में आएगा तो सीधा 150 प्लस 200 करना बटा 2 कर देना, आपका आ जाएगा 175, ठीक है। उस पर हर एक लाइन में करना, इसका SI हो जाएगा 225 और इसके बीच में हो जाएगा 250 और 300 के बीच में हो जाएगा 275 और 300 350 के बीच में होगा 325। हमको दोस्तों माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, यानी कि FI XI को सबसे पहले गुना करोगे फिर सभी को जोड़ोगे। सिग्मा है समेसन है, मतलब सभी का जोड़। तो चलो FI XI निकालते हैं। FI यहाँ पे है, XI यहाँ पे है, गुना करो तो 4 गुने 125 500 हो जाएगा, 5 गुने 175 875 हो गया, 12 गुने 225 2700 हो जाएगा, 2 गुने 275 तो ये 550 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 325 ये 650 हो जाएगा, सभी को जोड़ दो 5275 आ जाएगा। और सिग्मा FI को जोड़ोगे, FI को जोड़ोगे 253 होगा, ठीक है। चलो माध्य निकालते हैं। सिग्मा FI XI मतलब जितना FI XI है सभी का जोड़ कितना है 5275, तो लिख दिए हम 5275। अब बटा सिग्मा FI मतलब सभी बारंबारता का जोड़ कितना है 253, तो लिख दिए 253। भाग दे दो आएगा, भाग दे दो तो आएगा 20.84, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि एग्जाम तो आप लोग काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड होगा जो आप लोग एग्जाम में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। वक्त है, मेहनत कर लो, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।